तो कुछ चीन के चक्कर में लड़ रहे हैं, कुछ पाकिस्तान के चक्कर में लड़ रहे हैं और कुछ 370 और 35 के चक्कर में लड़ रहे हैं। तो यानी कार्यकर्ता, वर्कर जो पार्टी की जान होता है, जो पार्टी को लेकर चलता है, ऐसा लगता है कि इन डीडीसी के चुनाव में उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। कार्यकर्ता, वर्कर, कर्मठ कार्यकर्ता यानी सबसे ज़्यादा मेहनती वर्कर, इन्हें कब मौका मिलेगा चुनाव लड़ने का, इन्हें कब मौका मिलेगा इंतखाबात में हिस्सा लेने का? क्या ये भी कभी पंचायत के लेवल पर हो, म्यूनसिपैलिटी के लेवल पर हो, असेंबली के लेवल पर हो या लोकसभा या राज्यसभा के लेवल पर हो, क्या इन्हें भी कभी मौका मिलेगा? ये जो ग्राउंड के साथ जुड़े हुए हैं, जो आम आदमी के साथ जुड़े हुए हैं, जो पार्टी के प्रोग्राम को आगे चलाते हैं, क्या इन कार्यकर्ताओं को भी कभी मौका मिलेगा? एक मौका था डीडीसी के चुनाव में कि पंच और सरपंच के लेवल पर जो लोग अलग अलग पार्टियों के साथ जुड़े हुए हैं, आइडियोलॉजिकली जुड़े हुए हैं, उन लोगों को एक मौका दिया जाता कि आप डीडीसी के चुनाव में हिस्सा लें और हिस्सा लेकर जब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बनती है, उस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में जितने भी फैसले होंगे, उन फैसलों में आपकी एक बड़ी अहम भूमिका होगी। लेकिन जम्मू कश्मीर में हो क्या रहा है? नदीम नियाज़, मोहम्मद शरीफ नियाज़, जिनका पिछले दिनों निधन हुआ, उनके बेटे स्वर्गीय मोहम्मद शरीफ नियाज़ के बेटे, वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और उनके मुकाबले में महबूब आज़ाद हैं, ग़ुलाम नबी आज़ाद के भाई ग़ुलाम मुस्तफ़ा आज़ाद के बेटे, वो उनके मुकाबले में खड़े हुए हैं। दोनों कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते थे, दोनों माफ़ कीजिएगा, दोनों कांग्रेस के लीडर हैं। एक को टिकट पार्टी ने दिया और दूसरे को चूँकि टिकट पार्टी की तरफ से नहीं मिला तो वो इंडिपेंडेंट खड़े हो गए। चौधरी मोहम्मद असलम के बेटे जो सुरनकोट से असेंबली एमएलए भी रह चुके हैं, चौधरी मोहम्मद अकरम, वो डीडीसी के चुनाव में उतरे हैं और वहाँ डीडीसी में शाहनवाज चौधरी कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता, जनरल सेक्रेटरी भी थे कांग्रेस में और लंबे समय से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे। बहुत मेहनत करके अपना मकाम और अपनी पोजीशन कांग्रेस पार्टी में उन्हें बनाई थी। लेकिन डीडीसी के चुनाव में जहां शाहनवाज को मौका मिलना चाहिए था, वहां मौका मिला चौधरी मोहम्मद अकरम को। यानी कांग्रेस ये फैसला भी नहीं कर पाई कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से असेंबली के चुनाव एक आदमी ऑलरेडी लड़ रहा है, एक पार्टी का लीडर ऑलरेडी लड़ रहा है, अगर उसी क्षेत्र में एक और नेता उभर रहा है, उस उभरते नेता को कम से कम डीडीसी के लेवल पर मौका दिया जाना चाहिए था। लेकिन मौका नहीं दिया गया। नतीजा ये निकला, वो इंडिपेंडेंट जो है मैदान में उतर गए हैं। चौधरी कमर पूर्व एमएलए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के और अब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता हैं। उनके बारे में सुनने को ये आ रहा है कि वो शायद रजौरी में किसी जगह से चुनाव लड़ने लगे हैं। शाह मोहम्मद तांतरे पुंछ से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एमएलए रहे, वो भी डीडीसी के चुनाव में उतर आए हैं। रियाज चौधरी, चौधरी बशीर नाज, स्वर्गीय चौधरी बशीर नाज के पुत्र, पूरी ज़िंदगी उनके अब्बा मरहूम जो है वो कांग्रेस के साथ जुड़े रहे। बेटा जो है वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरा है। जुबैदा बेगम, जुल्फ़िकार चौधरी की धर्मपत्नी, बुद्धल से चुनाव लड़ने उतरी हैं। जुल्फ़िकार चौधरी खुद ऑलरेडी दरहाल से एमएलए रह चुके हैं और जुल्फ़िकार चौधरी की बहन की बहू यानी जावेद चौधरी की धर्मपत्नी, वो भी चुनावी मैदान में है। उन्होंने भी इसी क्षेत्र से फॉर्म भरा है। यानी एक ही परिवार के दो लोग और दोनों ताकतवर राजनीतिक परिवारों से आते हैं, दोनों चुनाव लड़ रहे हैं और एक दूसरे के मुकाबले में खड़े हैं। उसके बाद डॉक्टर शहनाज गनई नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ एक लंबे समय से जुड़ी रहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन किया और इनके बारे में ये अब सूचना मिल रही है कि वो इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवार बन के चुनाव लड़ने लगी हैं। और ये वही डॉक्टर शहनाज गनाई हैं जिनके रिश्तेदारों को लेकर सरकार इतनी भावुक हुई कि सरकार ने सरकारी फ्लैटों की भरमार कर रखी है कि वो अप्लाई करते हैं और सरकार जो है जो ही एप्लीकेशन भरते हैं फ्लैट के लिए तो फ़ौरन सरकार जो है दे देती है।
उसके बाद बेगम अतीका जान, एजाज जान की माताजी। एजाज जान पुंछ असेंबली क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी माताजी वो भी मैदान में उतर आई हैं। यानी पुंछ में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई कार्यकर्ता नज़र नहीं आया, कोई दूसरा परिवार नज़र नहीं आया, कोई भी दूसरा प्रत्याशी नज़र नहीं आया, बल्कि उन्हें ये लगा कि एजाज जान की माताजी को वहाँ से मौका दिया जाना चाहिए। राजेंद्र कुमार हैप्पी, मूलाराम के पुत्र। मूलाराम कांग्रेस की तरफ से एमएलए रह चुके हैं, अपने पुत्र के लिए उन्होंने मैंडेट लिया और अब राजेंद्र कुमार हैप्पी जो है वो डीडीसी के चुनाव लड़ेंगे। एजाज अहमद खान और मुमताज़ खान दोनों भाई गूल अरनास और गुलाबगढ़ की कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते रहे हैं एज एमएलए, और अब वो डीडीसी के चुनाव में प्रत्याशी हैं अपनी पार्टी की तरफ से। अब्दुल गनी मलिक इसी तरीके से प्रत्याशी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी बड़ी बातें की और ये कहा कि परिवारवाद के खिलाफ हैं हम, और ना परिवारवाद चलेगा, ना जातिवाद चलेगा, ना कोई और वाद चलेगा, बल्कि कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी और कार्यकर्ता की कार्यशैली को ध्यान में रखते हुए हम मैंडेट बांटेंगे। लेकिन वहाँ पर भी देखने को ये मिल रहा है कि या तो पूर्व एमएलए को मैंडेट मिल रहे हैं या उनके करीबी रिश्तेदारों को मैंडेट दिए जा रहे हैं। एक कैंडिडेट उनके रामनगर क्षेत्र से हैं, पूर्व एमएलए हैं वहाँ से, और उन पूर्व एमएलए की धर्मपत्नी को मैंडेट दिया गया है। यानी साफ तौर पर ये बताने की कोशिश है कि वहाँ कोई और कार्यकर्ता नहीं है जिस कार्यकर्ता को कंसिडर किया जा सकता था या उसको मैंडेट दिया जा सकता था। इसी तरीके से कई और क्षेत्रों से बाहुबलियों को खड़ा किया है। और उसके बाद ये कि ये सब ठीक ठाक है, पार्टी के अंदर कोई परेशानी नहीं है, किसी को कोई दिक्कत इस मैंडेट के बंटने से नहीं है। वो इस तरीके से दर्शाते हैं कि जो बाहुबली हैं उन बाहुबलियों को उस समय मैंडेट दिया जाता है जब बाकी जो प्रत्याशी वहाँ के थे उन्हें भी वहाँ खड़ा किया जाए और फिर उनके ज़रिए कहा जाए कि ठीक है जी, ये पार्टी का प्रत्याशी, हम इसकी पूरी मदद करेंगे। यानी साफ तौर पे डीडीसी के चुनाव में जिस तरीके से बड़े बड़े ताकतवर राजनीतिक प्लेयर उतर आए हैं, ये ऐसा लगता है कि आम चुनाव नहीं है। बहुत सारे लोगों ने तो ये कहना शुरू कर दिया है कि ऐसा लग रहा है असेंबली के चुनाव हैं और शायद तमाम जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों ने अपने मन में ये मान लिया है कि पता नहीं जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव कब होंगे, तब तक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स जम्मू कश्मीर में बनेंगी और इन काउंसिलों पर अगर हमारा कब्जा हो गया तो फिर हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इस इलाके में किस तरीके से डेवलपमेंट होगी, कहाँ कितने फंड्स दिए जाएंगे, किस स्कूल के लिए फंड्स दिए जाएंगे, हॉस्पिटल कहाँ बनाना है। ये चूँकि प्लानिंग में हमारा बहुत बड़ा रोल रहेगा, तो उस रोल को इंश्योर करने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए डिस्ट्रिक्ट की जो सियासी सूरत हाल है उस पर आपका कब्ज़ा रहे, उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए ये दिग्गज सारे के सारे उठाए गए हैं। तो यानी कार्यकर्ता, वर्कर, जो पार्टी की जान होता है, जो पार्टी को लेकर चलता है, ऐसा लगता है कि इन डीडीसी के चुनाव में उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। और उसके बाद जो इंस्टीट्यूशन ऑफ डीडीसी था, उस इंस्टीट्यूशन ऑफ डीडीसी को भी उतना सीरियसली नहीं लिया जा रहा जिस सीरियसनेस के साथ उसको लिया जाना चाहिए था। यानी डीडीसी की सीरियसनेस का मतलब ये कि वही आदमी डीडीसी के चुनाव लड़े जिस आदमी को मालूम हो कि उसके इलाके की प्राथमिकताएं क्या हैं, जो आदमी ऑलरेडी एमएलए का चुनाव लड़ चुका है और आने वाले समय में जब भी असेंबली के चुनाव होंगे दोबारा पार्टी का प्रत्याशी होगा। क्या आपको नहीं लगता कि उसको डीडीसी का, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन बनाना ये उन तमाम कार्यकर्ताओं के साथ ज्यादती करना है जिन्हें आज कहा जाएगा कि आप रहने दीजिए, आप चुनाव मत लड़िए, कल जब असेंबली के चुनाव होंगे तो आपको हम प्रत्याशी बनाएंगे। आपने डीडीसी में जिनको प्रत्याशी नहीं बनाया, आप उनको आने वाले समय में असेंबली के चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाएंगे, इसकी संभावनाएं बड़ी कम हैं। लेकिन एक बात तो साफ है, परिवारवाद राजनीति से जम्मू कश्मीर में नहीं जाने वाला। और पहले जम्मू कश्मीर में परिवार से एक आदमी जो है वो प्रत्याशी हुआ करता था असेंबली के चुनाव में, म्यूनसिपैलिटी के चुनाव में या पंचायत के चुनाव में। लेकिन अब तो हालत बिल्कुल पाकिस्तान के जैसी हो गई है कि एक एक घर से 8-8 प्रत्याशी जो हैं वो डीडीसी के चुनाव भी लड़ रहे हैं, उन्हें असेंबली का चुनाव भी उन्हीं को लड़ना है, यानी सारे चुनाव उन्हीं को लड़ने हैं। उन्हें ये इंश्योर करना है कि उनके इलाके में दूसरा कोई भी आदमी राजनीतिक तौर पर इतना ताकतवर ना हो कि वो उनको चैलेंज कर सके। अब सवाल यहाँ पर बिल्कुल आखिर में ये कि फिर वो केंद्र सरकार का वादा तो वादा ही रह गया ना। केंद्र सरकार ने ये वादा किया था कि एक नई लीडरशिप उभरेगी और तब भी बड़ी बार हमने ये कहा था कि ये नई लीडरशिप का वादा ज़रूर है
लेकिन संभावनाएं बहुत कम हैं कि कोई नई लीडरशिप उभर सके। डीडीसी के चुनाव में दो चीज़ें साफ कर दी गई हैं। एक तो ये कि एक समुदाय को कह दिया गया है कि ये डीडीसी के चुनाव फैसला कर लेंगे कि आप जो हैं आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में क्या होगा। यदि आप हमें वोट देंगे, हम ये इंश्योर करेंगे कि 370 और 35 से और बाकी तमाम चीज़ें वापस आएँ। दूसरी पार्टी कहती है कि जो लोग चीन की मध्यस्थता, चीन की इंटरवेंशन जम्मू कश्मीर में चाहते हैं, जो पाकिस्तान के समर्थक हैं, हमारा मुकाबला उनके साथ है। तो कुछ चीन के चक्कर में लड़ रहे हैं, कुछ पाकिस्तान के चक्कर में लड़ रहे हैं और कुछ 370 और 35 के चक्कर में लड़ रहे हैं। लेकिन अगर जो असली चक्कर है, जिस चक्कर के लिए इन सबको ये चक्कर काटने चाहिए थे, यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल और गांव की डेवलपमेंट, गांव की सड़कें, गांव का बिजली, गांव का पानी, ये सब चीज़ें प्राथमिकताएं अगर इनकी होती और इन्हीं चीज़ों को लेकर अगर ये चुनाव लड़ने के लिए उतर आते मैदान में, तो शायद फिर न चाइना की बात होती, न पाकिस्तान की बात होती, न 370 और 35 पर रेफरेंडम की बातें होती।